जब 164 वाइन मॉन्स्टर का अंडा। निवान, आरुष और निखिल अब भी आरव से गुस्सा थे और बार बार इस बिल्डिंग में लाने का दोषी आरव को ठहरा रहे थे। आरव, अब तो तुम अपना मुंह बंद ही रखना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आर्केन यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स ने तुम जैसे डरपोक को एक्सचेंज प्रोग्राम में कैसे भेज दिया। निवान आरव को ताना मारते हुए बोला। निखिल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अगर आज मेरी सुनहरी तलवार ना होती तो इसकी वजह से हम सब तो अंदर ही मारे जाते। आरव चलकर उनके पास गया और बहुत गंभीर टोन में बोला, अगर तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो आओ मैदान में, तुम दोनों से तो मैं एक साथ ही लड़ सकता हूँ, लेकिन फिर अगर हाथ पैर टूट जाए तो मत कहना कि मैंने कोई चेतावनी नहीं दी। सच कहा जाए तो आरव इन जैसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। बस बहुत हुआ, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, इसलिए हमें इस सब में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। आगे चलते हैं और अगले लोकेशन तक जाने का रास्ता ढूंढते हैं। श्रेया उठकर आए और ईशान और आरुष को गुस्से से घूरने लगी, जो आरव पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। तुम लोग अगली लोकेशन पर जाओ, तब तक मैं दूसरी लोकेशन पर जाकर अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ना ही सबके सामने रहूंगा और ना ही इन लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा। हमारा कुछ टाइम भी बच जाएगा। आरव चाहता था कि टीम अलग जाए और वो अलग। श्रेया ने उसे तुरंत रोककर कहा, ये बहुत रिस्की काम है। श्रेया सही कह रही है, हम सब एक साथ ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? कबीर ने कहा। अरे जाने दो, इसे देखते हैं कि जिंदा वापस लौटता भी है या नहीं, निवान ने गुस्से में कहा। और ऐसा तो है नहीं कि हम उसे जाने को कह रहे हैं। वो तो खुद यहाँ से जाना चाहता है, तो जाने दो। अकेले जाएगा तो कुछ देर में अपने आप ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी और भागता हुआ वापस आ जाएगा, ईशान ने कहा। आरव किसी भी तरह कुछ देर इन लोगों से दूर जाना चाहता था। वो इनके ताने सुन सुनकर पक गया था। प्राची भी आरव के साथ जाना चाहती थी क्योंकि पूरे ग्रुप में वो आरव पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन ऐसी हालत में तो वो रूही को भी अकेले नहीं छोड़ सकती थी और सिर्फ आरव के साथ जाने के लिए वो रूही की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। रुद्र आरव के साथ जाना चाहता था, लेकिन आरव ने उसे टीम के साथ रुकने को कहा। अब तुमने तय कर ही लिया है तो हमसे संपर्क में रहना और इन्वेस्टिगेशन पूरा होते ही वापस लौट आना। श्रेया भी समझ चुकी थी कि अब वो उन लड़कों से तंग आ चुका था और अब वो किसी की भी सुनने वाला नहीं था। सैम, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। मैं भी तुम्हें इन बेहुदा लड़कों के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता, आरव ने कहा। आरुष और ईशान का आरव से नफरत करना जायज था, क्योंकि आरव ने उनका शैडो बीस्ट चुरा लिया था, लेकिन निवान आरव से सिर्फ इसलिए जल रहा था क्योंकि ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां उसे पसंद करती थी और उससे अच्छे से बात करती थी। खैर, ये बात और थी कि वो लोग एक बेहद खतरनाक जगह पर थे और अभी इतनी छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी करने का वक्त नहीं था। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, श्रेया ने आरव की तरफ देखते हुए कहा। वो समझ गई थी कि वो सारे लड़के आरव से जल रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने बैग से मैजिक क्रिस्टल निकाला और आरव को देते हुए बोली, ये लो, इसे अपने पास रखो। ये क्या है? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। ये एक मैजिक क्रिस्टल है। मुसीबत के वक्त तुम अपनी शक्ति इसे देकर इसे तोड़ सकते हो। इसके टूटने पर तुम्हारे चारों तरफ एक डिफेंसिव बैरियर आ जाएगा, बिल्कुल वोटर बैरियर की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। ये कुछ देर तक तुम्हारी रक्षा कर सकता है, श्रेया ने कहा। फिर ये तो बहुत महंगा होगा ना? जब आरव ने देखा कि श्रेया उसके लिए परेशान थी, तो वो खुश हो गया। आखिर इतने वक्त में वो लोग अच्छे दोस्त बन ही गए थे। हाँ, इसलिए बेहतर होगा कि अगर तुम इसे सही सलामत वापस लाओ, श्रेया ने एकदम सख्ती से कहा। श्रेया जानती थी कि आरव बातों का बादशाह था और हमेशा ऐसे दिखाता रहता था जैसे उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये कोई मजाक का वक्त नहीं था। बस कुछ देर पहले वो लोग एक जानलेवा मुसीबत से बचकर बाहर निकले थे। वो जानती थी कि छोटी से छोटी गलती भी उन्हें उनके मौत के करीब ला सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि आरव को कुछ भी हो, इसलिए उसने उसे अपना मैजिक क्रिस्टल दे दिया जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सैम, लेकिन अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरा इंतजार मत करना। अपने लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढ लेना, आरव ने दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहा। ऐसे वक्त पर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, श्रेया ने चिढ़कर कहा और वहां से चली गई। श्रेया को चिढ़ाने के बाद आरव भी हंसते हंसते वहां से चला गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि टीम की ज्यादातर लड़कियां उसकी दोस्त हैं। टीम से अलग होने के बाद आरव उस टूटी हुई एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में वापस गया। अब मुझे देखना है कि वाइन मॉन्स्टर जैसे अनोखे बीस्ट ने मरने के बाद अपना कोई सोल एसेंस यहाँ छोड़ा है कि नहीं, आरव ने खुद से कहा।
टूटी हुई दीवारों का इस्तेमाल करके आरव बिल्डिंग के उस हिस्से पर चला गया जहां उस वाइन मॉन्स्टर का दिमाग था। कुछ देर ढूंढने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने एक गहरी सांस ली। या तो ज्यादा देर हो जाने के कारण वाइन मॉन्स्टर का सोल एसेंस गायब हो गया था, या फिर मरने के बाद वाइन मॉन्स्टर से कोई सोल एसेंस निकला ही नहीं था। देखो दोस्त, अब मैं यहाँ भी आ गया, अब तो वाइब्रेट होना बंद करो। मैं सबके सामने सोल एसेंस निकालता तो मुझे सबके साथ उसे बांटना पड़ता। चलो एक बार को श्रेया, प्राची, समायरा और रुद्र के साथ में इसे बांट भी लेता। लेकिन उन बेहुदा लड़कों का क्या तुम उनके साथ अपना खजाना बांटना चाहते हो? नहीं ना? बस तो फिर चलो अब जल्दी उसे ढूंढते हैं। आरव ने अपने काले पेंडेंट से कहा। जब आरव एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पहुंचा तो उसका काला पेंडेंट लगातार वाइब्रेट कर रहा था। इसका मतलब था कि वो बहुत एक्साइटेड था। आरव यहाँ सिर्फ अपने काले पेंडेंट की वजह से रुका था, वरना इस मलबे से उसे कुछ भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। ये हंटर्स जिनकी कुछ दिन पहले मौत हुई थी, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर वो इस बिल्डिंग में आए थे? लेकिन वो लोग इस सुनसान शहर में क्यों आए थे? क्या उन्हें कुछ कीमती चीज मिली थी? आरव टीम से सिर्फ इसलिए अलग नहीं हुआ था क्योंकि कुछ लड़के उसे ताने मार रहे थे। वो तो इस बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन अब वहां सिर्फ मलबा और मरी हुई वाइन्स बाकी थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंटर्स यहाँ क्या ढूंढने आए थे। लेकिन एक बार फिर उसके काले पेंडेंट ने उसकी बहुत बड़ी मदद की। वो न सिर्फ लगातार वाइब्रेट कर रहा था, बल्कि उससे एक हल्की रोशनी भी निकल रही थी। जैसे जैसे आरव उस कीमती चीज के पास पहुंचता जा रहा था, उसकी चमक तेज होती जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल के अंदर आरव उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसके पास शेडो एलिमेंट भी था, इसलिए उसे सीलिंग के गिरने का भी कोई डर नहीं था। जब वो एक बाएं तरफ के हॉल में गया तो उसे एक गैलरी मिली जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। पत्थरों से लगभग पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था और गैलरी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह वाइन से ढका हुआ था। अगर आरव अपनी प्राइमरी शेडो स्पेल इस्तेमाल नहीं करता तो वो कभी भी इसके आगे नहीं जा पाता। अचानक उस गैलरी में लगी एक बीम नीचे गिर गई। हालांकि आरव उस बीम से तो बच गया, लेकिन वहां मौजूद पूरी धूल सीधा उसके मुंह पर आ गई। इस दौरान उसके काले पेंडेंट से निकलने वाली रोशनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका मतलब यह था कि वो उस खजाने के और पास पहुंच गया था। आरव कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ये रोशनी अचानक कम हो गई थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और उसके काले पेंडेंट की रोशनी अचानक बढ़ गई। आरव का पैर एक पत्थर पर पड़ा और आरव जमीन पर गिर गया। आरव ने देखा कि गिरते के साथ ही उसके काले पेंडेंट की चमक अब बहुत तेज हो गई थी। बस बस बस, यही है खजाना, आरव ने अपने नीचे देखा और वो खुश हो गया। स्विफ्ट स्टार वोल्फ। आरव ने तुरंत अपने समनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया और अपने स्विफ्ट स्टार वोल्फ को यहाँ समन कर लिया। आवो वो 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 वो। अगले ही पल उसका बहादुर स्विफ्ट स्टार वोल्फ दूसरी दुनिया से वहां आ गया। वहां आते ही वो बहुत जोर से गुर्राया और उसका खतरनाक वॉरियर क्लास ओरा चारों तरफ फैल गया। स्विफ्ट स्टार वोल्फ को तो लगा था कि उसे यहाँ किसी बड़े मैजिक बैटल के लिए बुलाया गया है, लेकिन तभी आरव ने उससे कहा, इस जगह को खोदो। आरव की बात सुनकर उसका स्विफ्ट स्टार वोल्फ दंग रह गया था। आरव ने उसे, यानी एक वॉरियर क्लास बीस्ट को सिर्फ इसलिए समन किया था ताकि वो उससे ये जगह खुदवा सके। आरव जानता था कि उसके समन बीस्ट के पंजे बहुत नुकीले थे और वो आसानी से इस गड़े खजाने को बाहर निकालने में उसकी मदद कर सकता था। कुछ ही पलों में उसने जमीन पर लगे उन पुराने टाइल्स को तोड़ दिया था और देखते ही देखते एक गड्ढा हो गया था। शाबाश, आरव ने अपने स्विफ्ट स्टार वोल्फ की तारीफ करते हुए कहा। इसके बाद जब वो इस गड्ढे में कूदा तो उसने देखा कि उसके काले पेंडेंट की चमक और ज्यादा बढ़ गई थी। आरव ने एक बार फिर अपने वोल्फ को और खोदने को कहा। कुछ देर बाद वाइन मॉन्स्टर की जड़ें उसे दिखने लगी। ये बताना मुश्किल था कि उस वाइन मॉन्स्टर की जड़ें कहां तक फैली हुई थी। वो तो आरव का स्विफ्ट स्टार वोल्फ था जो इतनी तेजी से इन्हें खोद रहा था, वरना आरव को अकेले ये करने में ना जाने कितना वक्त लग जाता। अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी जड़ें किसी चीज के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। ये देखते ही आरव समझ गया था कि वहां कुछ तो खास बात है। स्विफ्ट स्टार वोल्फ भी आरव की बात समझ गया था। वो और तेजी से गड्ढा खोदने लगा। चारों तरफ मिट्टी उड़ रही थी। जब वहां से सारी की सारी जड़ें हट गई तो आरव और उसके स्विफ्ट स्टार वोल्फ ने देखा, वहां खाली जगह है जिसमें एक छोटी सी ग्रीन लाइट दिख रही है। सिर्फ देखकर ये बताना मुश्किल था कि वो क्या था। स्विफ्ट स्टार वोल्फ से अब और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उस ग्रीन लाइट को अपने पंजे में उठाया और आरव को दे दिया। उसका वोल्फ रुका हुआ था कि ये खजाना मिलने के बाद आरव उसकी और तारीफ करेगा, लेकिन वो ग्रीन लाइट हाथ में आते ही आरव पूरी तरह से उसी में मशगूल हो गया। आरव उसे देखकर कंफ्यूज था। वो लाइट एक मटर के दाने जितनी छोटी थी। वो सोच में पड़ गया था, आखिर ये है क्या
जिसे इस वाइन मॉन्स्टर ने इतनी अच्छी तरह छिपाकर रखा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो खुशी से पागल हो गया। ये तो एक अंडा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इस वाइन मॉन्स्टर का ही अंडा है। पूरी तरह विकसित हो जाने पर वाइन मॉन्स्टर की शक्ति बहुत खतरनाक हो जाती है। ये अंडा उसके बच्चे जैसा ही है, इसका मतलब इसे एक समर्ण मैजिशियन भी पाल सकता है। आरव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी आंखों से एक वाइन मॉन्स्टर की शक्ति देख चुका था। वॉरियर क्लास डीमन बीस्ट से उसका कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वो समझ गया था कि यह अंडा कितना बेशकीमती है। मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी। आरव ने उस वाइन मॉन्स्टर के अंडे को अपने पास संभाल कर रखते हुए कहा। वैसे तो खुद आरव एक समर्ण मैजिशियन था और उसने अभी अपने लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को भी नहीं चुना था, और वो खुद भी इस वाइन मॉन्स्टर के बच्चे को पाल सकता था। लेकिन आरव ने तय किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। वाइन मॉन्स्टर खास तो था, लेकिन आरव को उतना पसंद नहीं आया था। उसके पास सबसे अच्छा ऑप्शन था इसे बेचकर नीलामी में अपने लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को ढूंढना। इतने बड़े खजाने को ढूंढने के बाद आरव बहुत खुश था। अपने स्पिरिट वुल्फ को वॉरियर क्लास तक ले जाने में आरव का बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया था, और उसे अभी अपने लिए एक शेडो एलिमेंट स्पिरिट सीड भी खरीदनी थी, जिसकी कीमत तो एक लाइटनिंग एलिमेंट स्पिरिट सीड से भी ज्यादा थी। पहले आरव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए कहां से पैसे लाए, लेकिन अब उसे उसका खजाना मिल गया था। ऊपर वाले ने मानो उसे छप्पर फाड़ कर दे दिया था। शेडो सोल सीड के अलावा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के अंडे को खरीदने के लिए भी उसे एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ती। बाजार में कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की कीमत काफी कम थी, और एक आम सर्वेंट क्लास कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट 2 करोड़ में मिलता था। वॉरियर्स क्लास बीस्ट के छोटे बच्चों की शुरुआती कीमत लगभग 10 से 15 करोड़ की थी। हालांकि वॉरियर क्लास बीस्ट में वाइन बीस्ट की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल था कि प्लांट टाइप डीमन बीस्ट एक समर्ण मैजिशियन के कितने काम आता। चलो, अब मुझे सच में किसी लोकेशन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आरव इस खजाने को पाकर पूरी तरह सेटिस्फाइड था। वो अपने स्विफ्ट स्टार वोल्फ की पीठ पर बैठा और अपनी अगली लोकेशन के लिए निकल गया। उसके वोल्फ की रफ्तार तो हवा से भी तेज थी। सड़कों पर जगह जगह पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी और पौधे उगाए थे, लेकिन आरव के वोल्फ को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो बिल्डिंगों की छत पर कूदकर आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही बिल्डिंगें पीछे छूटती जा रही थी। स्टूडेंट्स को यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था, और ये काम वो लोग बैठे बैठे नहीं कर सकते थे। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें लिस्ट में दी गई लोकेशन पर एक खास चिप लगानी थी और कम से कम 3 घंटे उसकी रक्षा करनी थी, ताकि उसमें उस जगह का सारा डेटा कलेक्ट हो सके। ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इस चिप से जो वेव्स निकल रही थी, कुछ समय बाद डीमन बीस्ट उन्हें पहचान सकते थे, जिसका मतलब ये था कि अगर उस चिप को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो उसकी हालत बहुत बुरी होती और उनका मिशन भी अधूरा रह जाता।